तो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी सेट नंबर 10। और आज अभी हम सब कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कोशिका विभाजन। तो कोशिका के बाद हम सब पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और आज ये वाला जो वीडियो हम सब खत्म करेंगे तो चैप्टर नंबर 4 आपका खत्म हो जाएगा, कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन में अभी तक हम सब पढ़ चुके हैं। कहां तक पढ़ चुके हैं? तो इंटरफेज हम सब सारा कंप्लीट कर लिए थे और लास्ट में मैं आपको बताया था कि मिटोटिक फेज में 2 लिखवाया था। क्या क्या मिटोटिक फेज में लिखवाया था? अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता देता हूं। पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद आगे वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो मिटोटिक फेज में मेनली मैं 2 अवस्था बताया था कि कैरियोकाइनेसिस केंद्र का विभाजन और साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव का विभाजन। तो आज हम सबसे पहले मिटोटिक फेज से शुरू करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एक और अर्धसूत्री जिससे हम सबका जन्म होता है उसको पढ़ेंगे और फिर जाकर के कोशिका विभाजन समाप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सब देख लिए थे सेट नंबर 9 में। सेट नंबर 10 में देखिए क्वेश्चन नंबर 7। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 मिटोटिक्स, ठीक है। मिटोटिक्स क्या होता है? समसूत्री विभाजन के बारे में बताइए। तो यह कायिक कोशिका में पाया जाता है। कायिक कोशिका के बारे में मैं आपको बताया था जिसको सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। देखिए कायिक कोशिका का मतलब क्या हो गया कि आपके शरीर में कहीं पर भी आपका शरीर कट जाता है तो वो धीरे धीरे पहले घाव बनता है, घाव कैसे ठीक हो जाता है? तो यही सेल काम करता है, सोमेटिक सेल्स काम करता है। तो इसलिए समसूत्री विभाजन कहां पाया जाता है? तो कायिक कोशिका में पाया जाता है, यानी सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है। सोमेटिक सेल्स क्या काम करता है? हम सबके घाव को ठीक करता है, या कहीं पे चोट लग गया, कट हो गया तो उसको धीरे धीरे ठीक करता है। समसूत्री विभाजन के बारे में 2-3 पॉइंट जरूर याद रखिए। व्याख्या पादपों में यानी पेड़ पौधे में इसकी व्याख्या किनके द्वारा किया गया था? तो स्टारबर्गर द्वारा किया गया था 1875 में। नाम बिल्कुल याद रखेंगे, मैं साथ साथ लिखवाते जा रहा हूं। व्याख्या जंतु में किनके द्वारा किया गया था? तो डब्ल्यू फ्लेमिंग द्वारा किया गया था 1882 में। नाम याद रखिए, इसबी नहीं भी याद रखेंगे तो हिस्ट्री में इसबी वगैरह सब याद रखना पड़ता है, साइंस में नहीं। यह दैहिक कोशिका यानी सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है, मैं आपको बताया है। देखिए इसमें गुणसूत्र की संख्या मात्र गुणसूत्र की संख्या के समान होता है। मात्र गुणसूत्र का संख्या n है तो पुत्री गुणसूत्र का संख्या क्या होगा? n होगा। यानी पितृ गुणसूत्र का संख्या अगर 10 है तो पुत्री गुणसूत्र का संख्या भी 10 होगा, ठीक है। जैसे मानव में कितना गुणसूत्र होता है? तो टोटल मिलाकर के होता है 46, जिसमें से जैसे मान लेते हैं कि पितृ गुणसूत्र यानी जिसको मात्र गुणसूत्र बोल रहे हैं इसकी संख्या 22 हो जाए। यहाँ पे n बराबर क्या हो जाए? 22 हो जाए तो पुत्री का गुणसूत्र भी कितना हो जाएगा? 22 ही रहेगा। ये कौन से क्षेत्र में होगा? तो समसूत्री विभाजन में, मिटोटिक सेल्स में, ठीक है। मिटोटिक्स में समसूत्री विभाजन में प्रीत गुणसूत्र या मात्र गुणसूत्र यानी पेरेंट सेल्स का जितना भी गुणसूत्र होगा वो बराबर होगा डॉटर सेल्स का। यानी अगर मान लेते हैं पेरेंट सेल्स का गुणसूत्र 22 है तो पुत्री गुणसूत्र भी क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला चैप्टर जो है थोड़ा हार्ड है तो इसको थोड़ा आराम से समझेंगे, आराम से समझेंगे तो ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब। कोशिका जिनमें ऑटोसोम्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये उसमें पाए जाते हैं। ऑटोसोम्स गुणसूत्र का मतलब हो गया कि 22 दोनों में रहता है, महिला में भी और पुरुष में भी। आगे मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मिटोसिस यानी समसूत्री विभाजन को कितने फेज में बांटा गया है? तो याद रखेंगे कि समसूत्री विभाजन को 4 फेज में बांटा गया है। कितने फेज में? 4 फेज में। बार बार एग्जाम में पूछेगा कितने फेज में बांटा गया है? 4 फेज में। पहला प्रोफेज। क्या होता है प्रोफेज? इसमें क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली का टूटना और क्रोमोटिक्स पूरे कोशिका में फैल जाता है। याद रखेंगे इसमें क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली का टूटना होता है और पूरा जो क्रोमोटिक्स है, पूरा जो गुणसूत्र है वो पूरे कोशिका में फैल जाता है। कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था यही होती है प्रोफेज में और केंद्रिका गायब हो जाती है। याद रखेंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कहां होती है? तो प्रोफेज में होती है। कहां होती है? प्रोफेज में होती है। और यहाँ पे ऐसा मैं फोटो बनाकर क्या आपको बताता हूं। तो ये मान लेते हैं कि पूरा कोशिका है, इसमें गुणसूत्र है। गुणसूत्र क्या होता है? टूट जाता है। क्रोमेटिक्स क्या होता है? टूट के अलग हो जाता है। तो प्रोफेज में गुणसूत्र टूटता है और ये कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है, इसको याद रखेंगे। चलिए दूसरा फेज देखते हैं समसूत्री विभाजन का। दूसरा देखते हैं फेज है मेटाफेज। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र में खिंचाव होता है। क्या होता है? गुणसूत्र में खिंचाव होता है। गुणसूत्र मध्य रेखा में व्यवस्थित हो जाता है इस प्रकार से। मैं आपको फोटो बनाकर समझाता हूं। तो ये क्या हो गया? ये कोशिका हो गया। गुणसूत्र जो चारों तरफ फैला था, कहां पे फैला था? अभी हम सब पढ़े पिछले वाले में, यानी प्रोफेज में। प्रोफेज में जो गुणसूत्र फैला, मेटाफेज में क्या होता है? ये गुणसूत्र मध्य रेखा में आ जाता है, ठीक है। गुणसूत्र के अध्ययन के लिए ये सबसे अच्छी अवस्था है। तो बार बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा। सेंट्रोसोम यहाँ पे विकसित होता है
और स्प्लाइंडर गुणसूत्र में खिंचाव उत्पन्न होता है, जैसा कि हम सब मेटाफेज में देखें। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तीसरा है आपका एनाफेज। एनाफेज क्या होता है? तो इसमें इस अवस्था में गुणसूत्र अलग हो जाता है। पहले क्या था कि देखिए सबसे पहले गुणसूत्र फैल गया टूट करके, किसमें टूट करके फैल गया? प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या हो गया? सारा गुणसूत्र एक मिडिल लाइन में आ गया। समझ में आ रहा है? एनाफेज में क्या हुआ? गुणसूत्र अलग अलग हो जाता है वापस से, और यह सबसे छोटी अवस्था होती है, इसको भी याद रखेंगे आप सब। फेज में एक और अवस्था होती है, गुणसूत्र सेंट्रोमियर द्वारा अलग अलग हो जाता है। चौथा अवस्था है टीलाफेज, जो कि आखिरी अवस्था होगा। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली दोबारा बन जाता है और केंद्रक झिल्ली यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसको याद रखेंगे आप सब। इस प्रकार से इसमें क्या होता है? वापस से केंद्रक झिल्ली बन जाता है और गुणसूत्र जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। बात समझ में यहां तक आ गया होगा आई होप। इसके बाद आखिरी फेज जो होता है, मतलब इतना काम होने के बाद गुणसूत्र सबसे पहले क्या हुआ, एक बार मैं रिकैप आपको करवाता हूं। प्रोफेज में क्या हुआ कि टूट गया, गुणसूत्र टूट गया और चारों तरफ पूरे कोशिका में फैल गया। उसके बाद आपका पारी आता है मेटाफेज का, अभी पढ़े हम सब। मेटाफेज में क्या होता है भाई? तो क्या होता है कि गुणसूत्र जो फैला हुआ था वो बीच मिडिल में आ गया, मतलब कोशिका के बीच में आ गया। उसके बाद आपका कौन सा फेज आया? उसके बाद आया एनाफेज। ठीक है, तो एनाफेज में क्या हुआ? इस अवस्था में गुणसूत्र वापस से अलग अलग हो गया, यानी ध्रुव की ओर वो सब बढ़ जाता है। और टीलाफेज में क्या हुआ? दोबारा आकर के कोशिका केंद्रक झिल्ली बन जाता है। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली दोबारा बन जाता है। उसके बाद जो अवस्था आता है साइटोकाइनेसिस, यही साइटोकाइनेसिस में नई कोशिका का निर्माण होता है या नई कोशिका बनता है। मतलब क्या हुआ कि हम सबका जो घाव जो हुआ था, मतलब चोट जो लगा था, वो वापस से नया कोशिका निर्माण करके उस घाव को ठीक कर देता है। कहां पे? तो साइटोकाइनेसिस में। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आई होप कि आप सबको पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नए अर्धसूत्री की ओर। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है अर्धसूत्री और समसूत्री में हम सब अंतर करके भी देखें, तो लास्ट में आप सब देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताइए। आसानी से समझेंगे, ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है? तो यह जर्म कोशिका यानी प्रजनन कोशिका में होता है। कहां पे होता है? प्रजनन कोशिका में। जबकि अभी हम सब कौन सा पढ़ रहे थे? माइटोसिस पढ़ रहे थे, यानी समसूत्री विभाजन पढ़ रहे थे। समसूत्री विभाजन कौन से कोशिका में था? बताइए, कायिक कोशिका में था। लेकिन ये जो है अर्धसूत्री विभाजन, ये प्रजनन कोशिका में, जर्म कोशिका में, इसी प्रोसेस के तहत हम सबका जन्म हुआ है। इसके विषय में जानकारी हर्ड विंग द्वारा दिया गया था, इसको याद रखेंगे। यह एलोसोम्स में पाया जाता है। भाई ये एलोसोम्स क्या होता है? तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, आपको पता है। 44 गुणसूत्र जो होता है उसको ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। 22 मेल में पाएगा, 22 फीमेल में पाएगा, इसको ऑटोसोम्स बोलते हैं। और ये जो 44 गुणसूत्र है ये पाया जाता है समसूत्री विभाजन में, यानी माइटोसिस में पाया जाता है। उसके अलावा हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हम मेल हैं और कोई फीमेल है? तो इसके लिए एक तीसरा जो मतलब जोड़ा आता है उसमें आता है, यानी 45वां और 46वां जो गुणसूत्र है, मेल के लिए XY और फीमेल के लिए XX। यही जो गुणसूत्र है इसको एलोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोसोम्स बोलते हैं। और इसको सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। इसी से तो लिंग का निर्धारण होता है कि मेल अलग दिखता है और फीमेल अलग दिखता है। तो यहाँ पे जो अर्धसूत्री विभाजन है भाई, ये प्रजनन कोशिका में होता है। प्रजनन कोशिका मेल में XY हुआ और फीमेल में XX हुआ। मेल में शुक्राणु पाया जाता है, फीमेल में अंडाणु पाया जाता है, जिसको ओवा बोलते हैं। और इन्हीं दोनों के मिलने से एक शिशु का निर्माण होता है। सिंपल सा कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन भाई कहां होता है? तो प्रजनन कोशिका में होता है। और प्रजनन कोशिका मानव का कौन सा है? मेल में XY, फीमेल में XX, और इसको एलोसोम्स बोलते हैं। और एलोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं या जनन कोशिका बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं दोनों में अंतर भी बताते जाऊंगा आप सबको, समसूत्री में और अर्धसूत्री में। ठीक है, तो इसमें गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित हो जाता है। नोट, गुणसूत्र आधा हो जाता है, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये देखिए एक छोटा सा स्मॉल सा फिगर है, इसमें 4 गुणसूत्र होते हैं। जैसे कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूं, ये मेल का हो गया और ये फीमेल का हो गया। इसमें क्या होता है कि ये दोनों बीच से कट जाता है और ये 4 जो है 4 गुणसूत्र में का निर्माण करता है। याद रखेंगे, ये 4 गुणसूत्र का निर्माण करता है। यानी यहाँ पे जो है पितृ सेल का जो है, मान लेते हैं अगर N है तो डॉटर सेल 4N होगा। बात समझ में आ रहा है? 2 बात यहाँ पे मैं आपको एकदम आराम से समझा रहा हूं। ठीक है, इधर उधर कंसंट्रेशन ऑन माय वॉइस। तो सबसे पहले समसूत्री विभाजन को अगर याद कीजिए तो उसमें जो पितृ सेल था यानी पेरेंट सेल्स था, जो मान लेते हैं हम एग्जांपल भी बताए थे कि वो 10 है, तो डॉटर सेल भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो पेरेंट सेल्स है वो पहले तो 20 से कट जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये आधा हो जाता है, यानी मेल का जो है गुणसूत्र वो आधा,
फीमेल का गुणसूत्र आधा, और ये आधा आधा होने की वजह से इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और ये आधा होने की वजह से ये 4 भागों में बढ़ जाता है, यानी 4 गुणसूत्र के रूप में बढ़ जाता है। यानी पेरेंट सेल्स में अगर 2 गुणसूत्र होगा तो इसका 4 गुना होगा, यानी मान लेते हैं पेरेंट सेल्स में आपका 1 है तो डॉटर सेल में 4 होगा, ठीक है, यानी 1 4 गुना हमेशा होगा। अगर पेरेंट सेल्स में 4 है तो डॉटर सेल्स में कितना हो जाएगा, 4 गुना कर लीजिए, 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो समसूत्री विभाजन में क्या था कि दोनों बराबर था, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में ये पेरेंट सेल्स है, ये अगर n होगा तो डॉटर सेल्स 4n होगा। बात समझ में आ रहा है? और इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री में XX और XY जो मेल का है ये आधा हो जाता है, आधा होने की वजह से इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे, अगर नहीं भी समझे तो कमेंट कीजिए, मैं वापस समझा दूंगा, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें यहां तक आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछेगा। अब अर्धसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2, यानी अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन 2। बात यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं आपको सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन 1 पढ़ाऊंगा और अर्धसूत्री विभाजन 2 किस लिए नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको समझाता हूं। जो भी अभी आप समसूत्री विभाजन में पढ़े, ठीक है, माइटोसिस में पढ़े, वही सेम टू सेम जो समसूत्री विभाजन में पढ़े वही अर्धसूत्री विभाजन 2 में पढ़ना था, इसलिए आप उसको पढ़ेंगे तो सेम टू सेम अर्धसूत्री विभाजन 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ माइटोसिस 1 पढ़ा देता हूं अच्छे ढंग से। तो माइटोसिस 1 कितने भागों में बटा है, पहले माइटोसिस 1 कितने भागों में बटा है, यानी अर्धसूत्री विभाजन 1 5 भागों में बटा है। पांचों का नाम याद रखेंगे आप सब। पहला प्रोफेज 1, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पेकाइटीन, और चौथा है डिप्लोटीन, और पांचवा है डाइकेनेसिस, ठीक है। तो ये पांचों के बारे में हम सब डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचों में प्रोफेज 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए यहां से देखते हैं हम सब। तो प्रोफेज 1 सबसे लंबी अवस्था है। अब भाई ये प्रोफेज 1 को भी 5 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला लिप्टोटीन, लिप्टोटीन में क्या होता है कि क्रोमोटिड्स सघन हो जाते हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, लिप्टोटीन में क्या हो जाता है, लिप्टोटीन में क्या हो जाता है कि आपका क्रोमोटिड्स जो है सघन हो जाते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, सघन हो जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा जाइगोटीन, इसमें क्या होता है, समजात गुणसूत्र यानी क्रोमोटिड्स युग्म बना लेते हैं, जोड़ा बना लेता है इसमें जाइगोटीन में, ठीक है। तीसरा क्या है, पेकाइटीन है। तीसरा प्रकार प्रोफेज 1 का क्या है, पेकाइटीन है। तो क्रोमोटिड्स में जीनों का विनिमय होता है, यानी ट्रांसफर होता है यहीं पे, कहां पे, पेकाइटीन में। जीनों का विनिमय यानी मेल से फीमेल में जाएगा, कहां पे, पेकाइटीन में, ठीक है, जीनों का विनिमय होता है। तो जीन ट्रांसफर हो गया पेकाइटीन में। चौथा है डिप्लोटीन, इसमें क्या होता है, केंद्रीय झिल्ली टूट जाता है और सेंट्रोमियर टूटने लगता है। अब ये सेंट्रोमियर भाई क्या होता है, तो 2 क्रोमोटिड्स यानी 2 गुणसूत्र के जोड़ने वाले स्थान को सेंट्रोमियर कहते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। और पांचवा अवस्था है आपका प्रोफेज 1 का, इसमें डाइकेनेसिस, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों गुणसूत्र टूट कर अलग अलग हो जाता है, गुणसूत्र सेंट्रोमियर से 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, इस प्रकार से। तो ये 5 प्रकार किसका हो गया, प्रोफेज 1 का। अब प्रोफेज 1 किसमें हम सब पढ़ रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन 1 में, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन 1 का पहला था प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 के अंतर्गत हम सब 5 चीज देखे। क्या क्या देखे भाई, तो सबसे पहले देखे लिप्टोटीन, फिर देखे जाइगोटीन, फिर देखे पेकाटीन, फिर देखे डिप्लोटीन, उसके बाद देखे हम सब आखिरी डाइकेनेसिस। अब बढ़ते हैं हम सब इसका दूसरा अवस्था मेटाफेज 1 की ओर। तो अर्धसूत्री विभाजन 1 के अंतर्गत हम सब क्या पढ़े, प्रोफेज 1। अब इसका दूसरा भाग अर्धसूत्री विभाजन 1 का दूसरा मेटाफेज 1, इसमें गुणसूत्र मध्य में आ जाता है, यहां सेंट्रोसोम का विकास हो जाता है। इस प्रकार से गुणसूत्र क्या होगा, मेटाफेज 1 में बीच में आ जाएगा और सेंट्रोसोम का विकास होगा। तीसरा एनाफेज 1 में क्या होता है, दोनों गुणसूत्र अलग अलग हो जाता है और अलग अलग होकर ध्रुव की ओर चलने जाता है। इस प्रकार से मान लेते हैं ये कोशिका है, ये गुणसूत्र है, पहले क्या था, मेटाफेज में देखिए बीच में था, बीच में बना देता हूं मैं। और एनाफेज में क्या हुआ, ये गुणसूत्र 2 ऊपर चले गया आपका नॉर्थ की ओर और 2 चले गया साउथ की ओर, ठीक है। और चौथा जो फेज है इसको बोलते हैं टीलोफेज, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र नाभिक सहित 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो ये था अर्धसूत्री विभाजन माइटोसिस 1 के अंतर्गत ये 4 अवस्था जो अभी हम सब देखे। अब पढ़ते हैं माइटोसिस 2, जो कि आपको पढ़ना है नहीं, मैं बता चुका हूं क्यों। चलिए माइटोसिस जो है 2, इसमें क्या पढ़ना होता है, तो इसमें माइटोसिस समसूत्री विभाजन के समान प्रतिक्रियाएं होती है। तो हम सब समसूत्री विभाजन इसी के वीडियो में शुरुआत में पढ़े थे, वो सारा पढ़ेंगे। तो माइटोसिस 2 जो है यानी
अर्धसूत्री विभाजन 2 आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोनों में अंतर कर लेते हैं, फिर कोशिका विभाजन आपका समाप्त हो जाएगा और फिर नया चैप्टर हम सब शुरू करेंगे, विषाणु यानी वायरस। ठीक है, चलिए इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या अंतर है माइटोसिस और मियोसिस में। तो माइटोसिस एक तरफ लिखा, एक तरफ मियोसिस। माइटोसिस का मतलब हो गया समसूत्री विभाजन और मियोसिस का मतलब हो गया अर्धसूत्री विभाजन। पहला, यह कायिक कोशिका में होता है, यानी जो आपको मैं बताया था 44 गुणसूत्र, ठीक है, उसमें होता है। तो कायिक कोशिका में होता है। यह जर्म कोशिका यानी जनन कोशिका में होता है, मेल का XY और फीमेल का XX। इसमें पुत्री कोशिका में गुणसूत्री पितृ कोशिका के समान होता है, यानी पेरेंट सेल्स बराबर होता है पुत्री कोशिका का। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है, इसमें गुणसूत्र पितृ कोशिका से चरगुना होता है पुत्री कोशिका में। बात समझ में आ रहा है। तीसरा, जीन विनिमय नहीं होता है, यानी इसमें जीन का विनिमय नहीं होता है। 22 गुणसूत्र आपका मेल में भी रहता है, 22 गुणसूत्र फीमेल में होता है। यहाँ पे जीन का, यानी जीन का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ, ये कोडोन होता है, इसी में इसी का भाग डीएनए है और डीएनए का ही क्रोमोसोम है जिसको गुणसूत्र हम सब बोलते हैं। तो यहाँ जीन का विनिमय नहीं होता है, यानी यहाँ शिशु का निर्माण नहीं हो सकता है। तो शिशु का निर्माण कहाँ होता है? तो मियोसिस में होता है, अर्धसूत्री विभाजन में होता है, क्योंकि इसमें मेल का शुक्राणु फीमेल के ओवा में जाता है, तो जीन का विनिमय यहाँ पे होता है मियोसिस में। आई होप कि क्लियर होगा। इसमें गुणसूत्र का अधिरोपण नहीं होता है, वही मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें गुणसूत्र नहीं जा सकता है आपके माइटोसिस में। ठीक है, माइटोसिस में गुणसूत्र नहीं जाता है मेल से फीमेल में, लेकिन मियोसिस में गुणसूत्र जाता है मेल से फीमेल में। किसके रूप में आपको पता है? मेल में हो गया क्या क्या, XY हो गया और फीमेल में XX हो गया, जिससे लिंग का निर्धारण होता है और एक शिशु का निर्माण जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है, यानी मियोसिस के कारण होता है, क्योंकि मियोसिस में ही पिता का जो शुक्राणु है वो माता के ओवा में जाकर जाता है, जिससे कि 9th मंथ के बाद एक शिशु का निर्माण होता है। इसी को बोलते हैं मियोसिस। आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कोशिका विभाजन। अगला चैप्टर हम सब पढ़ेंगे विषाणु। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप सबको बहुत मजा आएगा पढ़ के विषाणु। तो आप सब मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो एक लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है और बहुत सारा कुछ निकाल के लाना पड़ता है और आपके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। तो प्लीज एक लाइक जरूर इस वीडियो को कर दें और एक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देंगे अगर आपको पसंद होगा वीडियो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और विषाणु के साथ अगले क्लास में हम सब प्रकट होते हैं। थैंक यू।